बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने न्याय के बारे में जाना था कि न्याय क्या होता है, न्याय कैसी अवधारणा है, विभिन्न कालों के विभिन्न विचारकों के बारे में आपने जाना था। आज अपन पढ़ेंगे न्याय के विभिन्न सिद्धांत कि किन किन सिद्धांतों के तहत न्याय की स्थापना हमारे राज्य में की जा सकती है। चलिए चलते हैं न्याय के सिद्धांतों की ओर। सबसे पहला सिद्धांत है न्याय का समान लोगों के प्रति समान वर्ताव। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो कि समान है, समान स्तर पर है, समान योग्यता रखता है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये चित्र देख रहे हैं आप, न्याय की देवी का चित्र। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि ये निष्पक्ष रह सकें, ये सबके साथ समान व्यवहार कर सकें। ये देखिए, बिल्कुल समान व्यवहार। न्याय की देवी हमें ये बताती है कि वो पूर्णतया निष्पक्ष है और निष्पक्षता के साथ सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। समान व्यवहार का आधार क्या है कि मनुष्य होने के नाते हम सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। हम सभी मनुष्य हैं, इसलिए बहुत सारे मायनों में हम समान हैं। हम सब विवेकशील हैं, हम सब बुद्धिमान हैं, हम सब तर्कशील हैं और हम सब एक मानवीय गरिमा के, एक मानवीय प्रतिष्ठा के, सम्मान के हकदार हैं। इसलिए सभी मनुष्यों के साथ उनकी योग्यता के हिसाब से समकक्ष लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी मनुष्यों को समान देना चाहिए अधिकार। कौन कौन से अधिकार? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि। ये जितने भी अधिकार हैं, ये हम सब मनुष्यों को समान रूप से देने चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्यों में समान चारित्रिक विशेषताएं हैं। ये बात कहता है न्याय का समान लोगों के प्रति समान व्यवहार का सिद्धांत। देखिए, इसके लिए आवश्यक क्या है? ये वाला सिद्धांत न्याय का लागू हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि दो भिन्न भिन्न जाति के लोग अगर एक समान कार्य कर रहे हैं तो उन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। और दो एक ही जाति के दो लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो उनको उनके कार्यों को देखते हुए अलग अलग तरह का वेतन भी मिल सकता है। आई बात समझ में कि दो व्यक्तियों के बीच इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वो दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। ऐसे ही महिला और पुरुष दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनके भी वेतन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो ये है न्याय का समान व्यक्तियों के साथ समान वर्ताव, समान लोगों के साथ समान व्यवहार। तो समझ में आया होगा आपको कितना अच्छा सा सिद्धांत है, कितना सरल सा सिद्धांत है। न्याय की देवी भी हमारे इसी सिद्धांत को प्रकट करती है और हमें समझाती है। कितना आसान है ना न्याय की स्थापना करना। ऐसा ही लग रहा होगा आपको ये सिद्धांत पढ़कर कि कितना आसान सा है, बस ठीक है, जो भी एक जैसे लोग हैं, समान हैं, समकक्ष स्तर पर हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा वेतन ले रहे हैं, एक जैसे अधिकार हैं सबके। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लीजिए पर यूनिट सबका एक जैसा चार्ज लगेगा, ठीक है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो गई ना। इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? आगे देखते हैं। दूसरा है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत कि समानुपातिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? अभी तो हमने कहा था कि न्याय की स्थापना हो चुकी है, समान स्तर के लोगों के साथ समान वर्ताव। और स्तर भी अपन ने क्या लिया था कि सभी मनुष्यों की चारित्रिक विशेषताएं एक जैसी होती हैं। तो हम सभी हैं तो मनुष्य ही ना, और चारित्रिक विशेषताएं भी एक जैसी हैं, तो फिर समकक्ष के साथ समान वर्ताव क्यों नहीं? चलो ठीक है, एक बार अपन करके देखते हैं समकक्ष के साथ समान वर्ताव। मान लीजिए हमारी आरपीएससी ने एक भर्ती परीक्षा निकाली है, टीचर्स की भर्ती करनी है, ठीक है। योग्यता सबके लिए समान है, पाठ्यक्रम सबके लिए समान है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चयनित होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं? नंबर ऊपर नीचे क्यों भाई? सबके नंबर बराबर आने चाहिए ना, समान लोगों के साथ समान वर्ताव। आ गई ना दिक्कत?
इसीलिए जरूरत पड़ती है समानुपातिक न्याय के सिद्धांत की। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है मनुष्यों को उनकी योग्यता के अनुपात में, मतलब कि जो जितना योग्य है उस अनुपात में उनको दिया जाना चाहिए अधिकार, उनको दिए जाने चाहिए संसाधन, उनको दिए जाने चाहिए अवसर। यानी कि योग्यता के अनुपात में कुछ व्यक्ति इसलिए चयनित होते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छी तैयारी की होती है, उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होते हैं, और कुछ लोग इसलिए चयनित नहीं होते हैं क्योंकि वो उनकी तुलना में कम आंसर सही कर पाते हैं। तो योग्यता के अनुपात में उनको अधिकार, उनको संसाधन, उनको अवसर दिए जाते हैं। ये कहता है समानुपातिक न्याय। ये क्या कहता है कि परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार असमानता भी कई बार आवश्यक हो जाती है। और ये वाली बात अपन ने पढ़ी थी पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें अपन ने समानता की बात की थी, जिसमें अपन ने राजनीति सिद्धांत व्यवहार में लागू करने की बात की थी। वहाँ अपन ने समझा था कि कई बार असमानता समानता से ज़्यादा जरूरी हो जाती है। आगे देखिए, योग्यता के अनुपात में संसाधन होंगे, योग्यता के अनुपात में अधिकारों का वितरण होगा। जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको उतने ही अधिक अधिकार दिए जाएंगे, जो जितना कम योग्य है उसको उतने ही कम अधिकार दिए जाएंगे। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। आपके स्कूल में क्या आपके प्रिंसिपल सर और जो आपके चपरासी हैं, कोई भी भैया हैं, बाई जी हैं, उन दोनों को समान अधिकार दिए जा सकते हैं? क्यों नहीं दिए जा सकते? समान लोगों के साथ समान वर्ताव का सिद्धांत तो यही कहता है कि समान मनुष्य की चारित्रिक विशेषताएं हैं, फिर समान अधिकार क्यों नहीं? योग्यता के हिसाब से उनको अधिकार मिले हैं, इसलिए योग्यता के अनुपात में हम अधिकार और संसाधन देते हैं। ऐसा कहता है कौन? समानुपातिक न्याय का सिद्धांत। तो क्या इसको अब अपन फाइनल सिद्धांत मान लें कि चलो ठीक है, समान लोगों वाला तो छोड़ो, अपन करेंगे समान लोगों के साथ समान वर्ताव, जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसको लागू कर लेते हैं फाइनली कि भाई योग्यता के हिसाब से सबको अधिकार और संसाधन दिए जाएंगे। लागू कर लें? ये भी इतना आसान नहीं है। कैसे? आगे चलते हैं। ये देखिए, योग्यता की बात करें अपन, ये बेचारे लोग, इनको फिर इसका मतलब इनको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि योग्यता के अनुपात में हमें उन्हें संसाधन देने होते हैं, योग्यता के अनुपात में हमें उन्हें अधिकार देने होते हैं। अब इस व्यक्ति को क्या आप कोई अधिकार नहीं देंगे? क्या आप कोई संसाधन नहीं देंगे? कोई व्यक्ति निराश्रित है, कोई व्यक्ति विकलांग है, वो कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, नहीं कर पाने में सक्षम है, तो क्या उसके प्रति हमारी सरकार की, हमारे समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उसे क्या मर जाने के लिए छोड़ देना चाहिए? एक बच्चा मान लीजिए अंधा है, आपको भी पेपर सॉल्व करने में 3.25 घंटे लगते हैं, उतना ही टाइम दिया जाता है। क्या उस अंधे बच्चे को भी पेपर सॉल्व करने में उतना ही टाइम दिया जाना चाहिए? इस बात का जवाब खोजिए और सोचिए कि योग्यता के अनुपात वाला सिद्धांत क्या अंतिम सिद्धांत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। अब एक और सिद्धांत हमारे सामने निकल कर आता है, वो है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। कि कुछ लोग जिनको विशेष ज़रूरतें हैं उनका विशेष ख्याल अगर अपन रखते हैं, उनको योग्यता से ना होते हुए भी, योग्यता से परे हटकर भी अगर उनको अपन कुछ अधिकार देते हैं, अगर अपन कुछ संसाधन उनको दे देते हैं, तो वो न्याय को बढ़ाएगा ही, वो न्याय को कम नहीं करेगा। उससे सामाजिक न्याय बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहीं भी उसमें कमी नहीं आएगी, कहीं भी उसमें कटौती नहीं होगी। अब इन बच्चों की जैसे अगर मैं बात कर लूँ, आप लोग स्कूल जाते हो, वहाँ आपको कॉपी ले जानी होती है, पेन ले जाना होता है। मान लीजिए आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो टीचर्स आपको डांटते हैं, आपको लेट जाने पर पनिशमेंट दिया जाता है। क्या इन बच्चों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए? इन बच्चों को स्कूल लाने के लिए क्या हम इन्हें कॉपी पेन अवेलेबल नहीं करवा दें? क्या इनको यूनिफॉर्म अपन ना दे दें? या ऐसे बच्चों को बिना यूनिफॉर्म के हम स्कूल में बिठा लेते हैं, स्कूल में अगर हम शामिल कर लेते हैं, तो क्या वो अन्यायपूर्ण होगा? क्या वो आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा? क्योंकि आपको तो बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में घुसने ही नहीं दिया जाता है, जबकि इन बच्चों के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर हम पढ़ाना चाहें तो हम थोड़ा सा एक बार नियमों को साइड में रख देते हैं कि एटलीस्ट ये बच्चे आएँ, तो एटलीस्ट ये आके स्कूल का मुंह तो देखें, ये एक बार बात सुने, तो ये पढ़ाई को सोचें, तो पढ़ाई को समझें, तो ये एक बार कल्पना तो कर पाएँ किसी और दुनिया की, इस सड़क से दूर कुछ अलग कोई और दुनिया।
है ना ज़रूरत विशेष लोगों के साथ विशेष ख्याल रखने की, विशेष ज़रूरतों को देखते हुए? तो क्या ये अन्यायपूर्ण होगा? ये कतई अन्यायपूर्ण नहीं होगा। ये न्याय के सिद्धांत के अनुरूप ही होगा कि लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, चाहे वो योग्य ना हो, लेकिन फिर भी उनका विशेष ख्याल रखा जा सकता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। ये कहानी है कक्षा 11 के 2 विद्यार्थियों की। एक का नाम है सूरज और एक का नाम है रमेश। सूरज है, उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षित हैं। पिताजी सरकारी नौकरी करती हैं, माताजी गृहिणी है। दोनों सूरज की पढ़ाई का बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको पेन, कॉपी, पुस्तकें सब कुछ ला कर देते हैं। सूरज के पास यूनिफॉर्म भी 4 हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी सूरज कोई होमवर्क नहीं करता है, टीचर उसको डांटती है। जब वो कॉपी घर छोड़ाने का बहाना बनाता है, टीचर उसको घर भेजती है कि कॉपी लेकर आओ और मुझसे होमवर्क चेक करवाओ। उसी कक्षा में दूसरा विद्यार्थी है रमेश। रमेश की माताजी का देहांत कुछ सालों पहले हो गया है। रमेश के 4-5 छोटे भाई बहन हैं और रमेश के पिताजी मजदूरी करते हैं। रमेश बहुत बार अपना होमवर्क नहीं कर पाता है क्योंकि रमेश को अपने छोटे भाई बहनों को संभालना होता है। रमेश के पास यूनिफॉर्म भी एक ही है जो लगभग फटी पुरानी है और स्कूल से जाने के बाद रमेश को अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने भी जाना होता है। जब रमेश होमवर्क नहीं करके लाता है, टीचर उसको स्कूल से नहीं निकालती है। वो अपने पास बैठाकर रमेश को दोबारा जो उसने पढ़ाया था वो समझा कर होमवर्क करवाती है। और बच्चों को जहाँ 1 तारीख को होमवर्क करना आवश्यक होता है, टीचर रमेश को 5 तारीख तक का समय दे देती है। वो तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रही है ना। क्या टीचर का ये व्यवहार अन्यायपूर्ण है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है ये सिद्धांत कि अगर टीचर रमेश को स्कूल से निकाल देगी होमवर्क ना करने के कारण, तो उसके पिता उसको मजदूरी पर ले जाएंगे। वो उस दिन वापस स्कूल लौटकर नहीं आ पाएगा। और वहीं अगर वो सूरज को नहीं निकालेगी तो सूरज लापरवाह हो जाएगा। वो बाद में अपने होमवर्क पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। अब उसको डर है कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो उसकी टीचर उसको घर भेज देगी। तो दोनों ही मायने में टीचर का व्यवहार न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। मतलब कि बेशक सब लोगों के साथ समान बर्ताव और समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन विशेष ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमें थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ता है और उनका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। क्यों आया ये सिद्धांत? क्योंकि केवल समानुपातिक न्याय से पूर्ण न्याय संभव नहीं है। जो लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं, उनके साथ अलग ढंग से बर्ताव किया जा सकता है। ये देखिए, ये लोग हमारे समान नहीं हैं, ये लोग हमारे समान नहीं हैं। तो इन सब के साथ अगर अपन उनका विशेष ख्याल रखते हुए, थोड़ा सा नियमों में अपन शिथिलता लाते हुए एक अलग व्यवहार करते हैं, तो वो कहीं भी न्याय के विरुद्ध नहीं जाएगा। विशेष जरूरतमंद का अपन विशेष ख्याल रखते हैं तो उससे न्याय को बढ़ावा ही मिलता है, न्याय में कभी कोई कमी नहीं आती है। लेकिन न्याय के इस सिद्धांत को लागू करने में भी कुछ समस्याएं हैं। आखिर क्या है वो समस्याएं? देखिए, वो समस्याएं हैं कि विशेष ज़रूरतें कौन सी हैं, इस बात पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और सहमति बनाना भी बहुत कठिन है कि आखिर कौन सी बातों को, कौन सी चीज़ों को, कौन सी आवश्यकताओं को अपन विशेष ज़रूरतों में शामिल करें और कौन सी को शामिल ना करें। जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों के प्रावधान के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई है कि जीवन के न्यूनतम मानक क्या हैं, जीवन के न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं, जीवन के न्यूनतम प्रावधान क्या हैं, किस स्तर पर इनका आकलन किया जाए। क्या माने अपन कि महीने के 1000 रुपये कमाने वाला इंसान है, वो जीवन के न्यूनतम मानक को पूरा कर रहा है और 999 रुपये कमाने वाला जीवन के मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा है, न्यूनतम मानकों को नहीं कमा पा रहा है। तो किस आधार पर इस बात का निर्धारण किया जाए, कैसे इसका निर्धारण किया जाए कि वो न्यूनतम मानक कौन से हैं, वो अवसरों के प्रावधान कौन से हैं और कैसे उनमें अपन सामंजस्य बैठाएं। इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इस कठिनाई का सामना हम सभी को करना होता है और इसका समाधान भी हमें निकालना है।
आगे अपन चलते हैं न्यायपूर्ण बंटवारे की ओर। किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में न्याय की स्थापना के लिए संसाधनों का, संपत्ति का, अवसरों का, सभी संसाधनों का ही न्यायपूर्ण बंटवारा बहुत आवश्यक होता है। लोगों के बीच, समूहों के बीच, व्यक्तियों के बीच इन संसाधनों का बंटवारा न्यायपूर्ण होना चाहिए। न्यायपूर्ण का मतलब ये है कि किसी एक को इतना ज़्यादा ना मिल जाए कि वो उससे बहुत अधिक अमीर बन जाए, और किसी एक के पास इतना कम ना रह जाए कि वो अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना कर पाए। यानी कि इस तरह का बंटवारा होना चाहिए कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे एटलीस्ट अपनी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको तो कम से कम आसानी से पूरा कर पाएं। वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, वो खुद पौष्टिक आहार खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। कम से कम इतना तो हमें उन वर्गों के लिए करना ही होगा। प्रत्येक नागरिकों को कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, और किसी को इतना अधिक भी ना मिल जाए कि वो इतना अधिक मजबूत बन जाए, उसके पास इतने अधिक अधिकार हो जाए, इतनी अधिक संपदा हो जाए कि वो उसके बलबूते दूसरों का शोषण करने लग जाए। तो आर्थिक स्तर पर, अधिकारों के स्तर पर कम से कम अंतर तो रहेगा, लेकिन वो अंतर जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा न्यायपूर्ण बंटवारा। बात करते हैं कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू होनी चाहिए। कानून और नीतियां, कानून जो हमारी सरकार बनाती है, नीतियां जो लागू करती है, वो सभी व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से लागू होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं तो आप पर भी उतना ही जुर्माना लगेगा जितना कि इस देश के बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा करने पर लगता है। यानी कि उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ठीक है, एक बहुत बड़ा अफसर आ रहा है तो उसको जुर्माने की रकम कम देनी पड़ेगी और आम नागरिक के लिए ये ज़्यादा है। ऐसा अंतर कानून में कभी भी नहीं होता है एक न्यायपूर्ण समाज में, और उसको लागू भी ढंग से होना चाहिए। ठीक है, कानून तो बन गया कि चाहे आम नागरिक हो, चाहे बहुत बड़ा अमीर या बहुत बड़ा अफसर हो, दोनों को समान जुर्माना देना है, लेकिन लागू करने वाला क्या लागू करता है इस चीज़ को? क्या मांगा जाता है कि साहब सबके लिए इतना ही जुर्माना है, आपको भी इतना ही भरना पड़ेगा? क्या उनसे मांगी जाती है जुर्माने की रकम? अगर मांगी जाती है, अगर बड़े से बड़ा आदमी भी उतना ही जुर्माना भर रहा है जितना आम नागरिक, तो निसंदेह है वो एक न्यायपूर्ण समाज है, वो एक न्यायपूर्ण राज्य है। दूसरा, समाज में व्याप्त असमानताओं की समाप्ति हेतु कुछ संसाधनों का पुनर्वितरण। मान लीजिए समाज में कोई गंभीर असमानताएं हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है किसी चीज़ में, तो फिर वहाँ पर झिझकना नहीं चाहिए संसाधनों के पुनर्वितरण से। जैसे कि हमारे देश का आज़ाद होने के बाद में, तो जब भी कोई गंभीर असमानताएं हों तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी, चाहे पुनर्वितरण ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उन असमानताओं को खत्म किया जाए। जहां असमानताओं को खत्म करने की बात की जाती है, उस समाज में न्याय की स्थापना आसान हो जाती है। आगे अपन पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकने के अवसर मिलने चाहिए। हर एक व्यक्ति को अवसर मिलने ही चाहिए। अगर कोई गरीब से गरीब बच्चा अगर ये मानता है कि उसे कोई बहुत बड़ा राजनेता बनता है, अगर वो अपना उद्देश्य ये रखता है कि उसे कोई बहुत बड़ा अफसर बनना है, तो उसको उस उद्देश्य पूर्ति के लिए साधन मिलने चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए, उसको अवसर मिलने चाहिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ये अवसर जब हम उपलब्ध करवा पाएंगे प्रत्येक नागरिक को, तब हमारा समाज होगा न्यायपूर्ण समाज। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त कर सके, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही नीची जाति से क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसको भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। वो बेखौफ होकर बोल सके किसी भी अपनी समस्या के बारे में, अपने किसी भी राजनेता के बारे में, सरकार के बारे में, मतलब कि किसी के भी बारे में उसके जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर सके। हाँ, विचार भड़काऊ नहीं होने चाहिए, भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए, किसी को अपमानित करने वाली ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का पूर्ण अधिकार है।
ये सारी बातें जब हो जाती हैं तो फिर समाज में होता है न्यायपूर्ण बंटवारा, किसका? संसाधनों का, अवसरों का, अधिकारों का। अब देखिए, एक सवाल है कि समाज में, राज्य में संसाधनों का, शिक्षा का और नौकरियों की समान पहुंच क्या सुनिश्चित की जानी चाहिए? कि हमारे समाज में संसाधन है, शिक्षा है और नौकरियां हैं, उनकी सब तक समान पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। निसंदेह है आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन जैसे ये जवाब हाँ आएगा, अगला सवाल उठ खड़ा होगा, कैसे? और इस कैसे के जवाब में इतनी अधिक मत भिन्नता है। मत भिन्नता का मतलब मतों में अंतर है कि कोई कहेगा साहब जाति के आधार पर आरक्षण दे दो, कोई कहेगा आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो, और इस मत भिन्नता में हिंसा भड़क उठती है। कई बार ऐसा हुआ है, आरक्षण के नाम पर हमारे देश में हिंसा भड़की है। यानी कि ये सवाल बहुत संवेदनशील सवाल है कि कैसे संसाधनों, शिक्षा और नौकरियों की समान पहुंच सुनिश्चित की जाए। लेकिन आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अब आप परिचित हो चुके हैं न्याय के सिद्धांतों से, तो उन न्याय के सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए, उनको पढ़ते हुए, उनको समझते हुए और एक चिंतनशील राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी अपने आप को समझते हुए आपको इस सवाल का जवाब खोजना है कि आखिर क्या तरीका ऐसा होना चाहिए, आखिर क्या कानून ऐसा होना चाहिए, आखिर क्या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत अपन कर सकें पहुंच। किसकी पहुंच? संसाधनों की, शिक्षा की और नौकरियों की सभी व्यक्तियों तक समान पहुंच। सभी व्यक्तियों तक समान पहुंच हमें सुनिश्चित करनी है। नौकरियों की, शिक्षा की, संसाधनों की, अवसरों की, और कैसे करनी है, इसका जवाब आप खोजिए। एक चिंतनशील, तर्कशील राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी। धन्यवाद।